टू ब्रेनिधी चैनल। और आज हम अलाउद्दीन के सैन्य सुधार के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट जो हमने लेक्चर लिया था वो अलाउद्दीन के बारे में पढ़ा था, उसके कुछ मिशंस देखे थे, अभियान निवेदन्स देखे थे और भू राजस्व का सिद्धांत देखा था। अब हम सैन्य सुधार देखेंगे। सैन्य सुधार में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसने स्थायी सेना रखनी शुरू कर दी। स्थायी सेना, ठीक है। और इस स्थायी सेना को नकद वेतन दिया जाने लगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि इसने एक पद्धति चलाई, डाग व हुलिया पद्धति। इसको भी याद रखना है आपको, ठीक है। ये दाग व हुलिया पद्धति इसलिए लागू की गई ताकि कोई भी सैनिक एक ही घोड़े को दोबारा निरीक्षण के लिए ना ला सके, ठीक है, इसलिए चलाई थी। अब इसने एक चीज़ और की, जो लूट का माल होता है, जिसे हम खम्स कहते थे, खम्स जो लूट का माल होता है, जो भी प्रचलित पहले के नियम थे कि कितना सैनिकों को रखना है, कितना लूट का माल राज्य के लिए रखना है, उसको इसने तोड़ दिया या उल्लंघन किया। अब क्या होने लगा कि जो राज्य के लिए था वो था 4/5 भाग लूट के माल का, ठीक है। और 1/5 माल, सॉरी 1/5 हिस्सा जो था या 1/5 भाग था वो सैनिकों को दिया जाने लगा, ठीक है। तो ये हम सीख चुके हैं। अब हम अगले पॉइंट पर आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। बाजार नियंत्रण व्यवस्था है, बाजार नियंत्रण प्रणाली, बाजार नियंत्रण प्रणाली या व्यवस्था भी बोल सकते हैं हम इसको। इसका बहुत बड़ा ये एक्सपेरिमेंट था ये, और काफ़ी टाइम तक बहुत सारे जो आगे जो किंग्स आएंगे या राजा आएंगे उन्होंने भी इसको फॉलो किया, ठीक है। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली में इसने क्यों लागू की थी? तो पहले तो ये मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए लागू की थी, ठीक है। इससे क्या हुआ, आम जनता को भी फ़ायदा हुआ, ठीक है, आम जनता को फ़ायदा हुआ इससे, ठीक है। और आम जनता को तो फ़ायदा हुआ। इसने क्या किया कि मुख्यतः सैनिकों बैरकों के आसपास भी, इसने ज़्यादा क्षेत्र में नहीं लागू की थी, जो इसके दिल्ली के आसपास के क्षेत्र थे, दिल्ली बदायूं, यहाँ पे लागू की गई थी, क्योंकि पूरे जितना भी इसका क्षेत्र विजित था उसमें लागू नहीं की, कुछ क्षेत्रों में लागू की, ठीक है। अब इसने एक विभाग बनाया था जिसको हम दीवान ए रियासत कहते हैं, ठीक है। दीवान ए रियासत जो था, बाजार व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस विभाग की स्थापना की गई थी, ठीक है। नज़ीर के विभाग या माप तौल तथा मुहतसिब के विभाग या सेंसर बोर्ड भी कह सकते हैं, को उसी अंतर्गत कर दिया गया, ठीक है। आपको ये बस याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। दीवान रियासत का प्रथम प्रधान जो बनाया गया वो किसको बनाया गया? मलिक याकूब को, मलिक याकूब को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अनाज की मंडी पर। अनाज की मंडी, पहले भी अनाज की मंडी लगती थी जैसे आज लगती है, ठीक है। तो इसको हम शाहनाई मंडी, ये इस मंडी में सभी प्रकार के अनाज बेचे जाते थे, पूरे अनाज। शाहनाई मंडी नामक सरकारी कार्यालय में पंजीकरण व्यापारियों को ही किसानों से गल्ला खरीदने और फिर उसे मंडी में बेचने का अधिकार था। इसने एक विभाग बनाया था शाहनाई मंडी, ये सरकारी विभाग था, शाहना ए मंडी, ठीक है। शाहनाई मंडी इसलिए बनाया गया कि जो भी व्यापारी जिस भी किसान से अनाज खरीदते थे तो उन व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन होना यहाँ ज़रूरी था, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। और इसका भी मुख्य अधिकारी, इसका जो मुख्य अधिकारी था वो मलिक काबुल था। कौन था? मलिक काबुल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें एक चीज़ और, उसने थोड़ा सा कठोर दंड दिए थे। जो भी कम तौलता था, जो भी व्यापारी, तो उसके कम तौलने पर उसके शरीर से उतना ही मांस काट लिया जाता था, ठीक है। अब वस्त्र बाजार की ओर बढ़ते हैं। वस्त्र बाजार, या हम बोल सकते हैं क्लॉथ्स मार्केट, ठीक है। तो इसको हम पहले क्या बोलते थे उस टाइम पे? सराय ए अदल, ठीक है। इसको क्या बोला जाता था? सराय ए अदल। इस बाजार में वस्त्रों के अलावा बहुत सारी चीज़ें, सूखे मेवे, जड़ी बूटी, कपड़ा सरकारी दरों पर बेचे जाते थे, ठीक है। राज्य मुल्तानी व्यापारियों को इस बाजार में कपड़े बेचने के लिए प्रोत्साहन करने के लिए राजकीय सहायता भी देता था। सराय ए अदल में कपड़ों की बिक्री सुनिश्चित करने तथा काला बाजारी रोकने के लिए अलग अलग विभाग बनवाया गया था। और इस विभाग का जो अधिकारी हुआ वो क्या होता था? राय परवाना, ठीक है, राय परवाना होता था। इसको ज़्यादा हमें डिटेल में नहीं पढ़ना, सिर्फ हमें सराय अदल, वस्त्र बाजार, ये थोड़ा सा मेंस के लिए मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करते जा रहा हूँ, ठीक है। अब एक बाजार वो बनाया था ना, घोड़े मवेशी तथा दास दासियों का बाजार। कौन सा बाजार बनाया? घोड़े मवेशी दास दासियों का बाजार, ठीक है। अब इस पर डिस्कस करेंगे। इस बाजार में सभी प्रकार के पशु पक्षी दास दासी सरकारी दर है,
या गवर्नमेंट रेट पर बेचे जाते थे। पशुओं की खरीद बिक्री में दलालों की उपस्थिति के कारण मूल्य में उतार चढ़ाव होता रहता था। ये अलाउद्दीन को पता था, इसलिए दलालों को इससे दूर रखा है, उन पर प्रतिबंध लगा दिया, ब्रोकर्स को। ठीक है, अलाउद्दीन 3 स्रोतों से बाजार व्यवस्था के विषय में सूचना पाता था। एक होता था राजकीय अधिकारी वरीद, और एक होता था मुनिहान। ठीक है, तो 3 स्रोत। ठीक है, राजकीय अधिकारी वरीद होता था, राजकीय गुप्तचर होता था, और एक होता था मुनियान या व्यक्तिगत गुप्तचर होता था। ये 2, इनसे क्या पाता था वो, सूचना पाता था। ठीक है, अब हम राजत्व सिद्धांत देखेंगे इसका, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजत्व सिद्धांत, राजत्व सिद्धांत में क्या है, इसने सबसे पहले तो राजत्व सिद्धांत में एक इसने नीति लागू की थी कि इसने राजत्व में रक्त का संबंध नहीं बनाया, यानी जेनेटिकली राजत्व के सिद्धांत में जैसे पहले के जो सुल्तान क्या करते थे, जो अपने अधिकारी बनाते थे या जो भी कर्मचारी वो नियुक्त करते थे अपने, अपन बोल सकते हैं कि मंत्रिमंडल में, या जो प्रमुख अधिकारी होते थे उनको सिर्फ वो तुर्की अमीर या तुर्की लोग ही बन सकते थे। ठीक है, लेकिन ये राजत्व सिद्धांत इसने छोड़ दिया, जो भारतीय मुसलमान थे उनको भी अब अधिकारी बनने या बड़े बड़े मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए इसने ये सिस्टम लागू किया। ठीक है, अब गैर तुर्की मुसलमान भी यहाँ आ सकते थे। ठीक है, और इसने दूसरा सिस्टम ये लागू किया कि राजनीति को धर्म से अलग कर दिया, राजनीति को धर्म से अलग, ठीक है, अलग कर दिया गया। ठीक है, इसका कहना था कि इसका ये कहना था कि राज्य के जो भी हितकारी डिसीज़न होगा, जो भी डिसीज़न होगा हितकारी, वो ही लिए जाएंगे। ठीक है, जो पब्लिक के लिए अच्छे होंगे, मुझे धर्म के अनुसार नहीं चलना है। ठीक है, धर्म अलग है और राज अलग है, इस चीज़ को इसने, इसका जो कॉन्सेप्ट था ये। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। इसने उपाधियाँ ली थी, कौन कौन सी उपाधि ली थी, एक उपाधि ली थी इसने यामीन उल खलीफा। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है बस। और दूसरी उपाधि ली थी इसने नासिरी अमीर, काफ़ी बड़ी बड़ी उपाधियाँ थी, मुमनिन। ठीक है, ये 2 उपाधियाँ ली थी, इसको ज़्यादा याद नहीं रखना, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम कुछ अन्य सुधार देखेंगे। ठीक है, कुछ अन्य इसने सुधार किए थे, अन्य सुधार। ठीक है, अन्य सुधार क्या थे, अलाउद्दीन के काल में निर्माण कार्य भी हुए। तो पहले आर्किटेक्चर के बारे में इसने कौशिक सीरी के किले का निर्माण करवाया था, ये इंपॉर्टेंट है भाई, कौशिक सीरी, कौशिक सीरी के किले का निर्माण करवाया था। ठीक है, उसके प्रांगण में कुतुब मीनार से दुगने आकार की मीनार बनवाने का भी निश्चय किया था, परंतु 20 फीट के निर्माण होने तक उसकी मृत्यु हो गई, तो बनवा ही नहीं पाया। ठीक है, इसने कुतुब मीनार परिसर में स्थित अलाई दरवाज़ा, ये भी आपको याद रखना है, ये कई बार प्रीलिम्स में आया है, अलाई दरवाज़ा। ठीक है, अलाई दरवाजे का निर्माण भी इसी ने कराया था। एक और था हजार खंबा महल, हजार खंबा महल। ठीक है, और हौज खास, ये हौज खास तालाब था। ठीक है, इसका निर्माण भी कराया था। ठीक है, अब इसके दरबार पे कुछ मुख्य साहित्यकार रहते थे, उनके नाम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। एक अमीर खुसरो रहते थे, इनकी रचनाएं आपको याद कर लेनी है। ठीक है, अमीर खुसरो, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। अमीर हसन दहलवी, ठीक है, ये 2। ठीक है, और अमीर हसन दहलवी काफ़ी उच्च कोटि के गज़ल रचयिता थे, ये भारत का सादी कहा जाता था। इनकी एक रचना है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, शायद प्रीलिम्स में कभी पूछ ली जाए आपको से। तो इनकी रचना जो है वो है फवायद उल फवाद। ठीक है, ये इनकी रचना है। हाँ, स्टेट पीसीएस वालों के लिए एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जो रचनाएं हैं, ये जो भी अपन मेडिएवल में जो भी साहित्यकार पढ़ रहे हैं, इनकी रचनाएं जरूर याद कर लेना, मेन है ये। ठीक है, अब इसकी मृत्यु देखते हैं। तो मृत्यु इसकी जो हो गई 5 फरवरी 1316 में इसकी मृत्यु हो गई। और इसकी जब मृत्यु हो गई तो आपने सुना होगा एक मालिक कफूर था, जिसको गुजरात अभियान में खरीदा गया था। ठीक है, ये बहुत ही बदमाश टाइप का होता है। ये क्या करता है, अलाउद्दीन के 2 पुत्र होते हैं, खिज़र खां और सल्दी खां, उनकी आंखें निकलवा देता है, उनको कैद करवा देता है। और उसके जो 3 पुत्र थे, एक छोटा नाबालिग पुत्र सिहाबुद्दीन होता है, उमर, उसको क्या बना देता है, ये राजा बना देता है, उसका संरक्षण ले लेता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या होता है, मालिक कफूर का अब 35 दिनों बाद शासन करने के पश्चात मालिक कफूर का भी अंत हुआ, क्योंकि तुर्की सरदार थे जो इससे असंतुष्ट थे। अब जो नेक्स्ट शासक बनता है वो बनता है मुबारक खिलजी, मुबारक शाह खिलजी। इसका जो टाइम होता है वो 1316 से 1320 तक होता है। ठीक है, इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था।
प्रीलिम्स के फैक्ट बता दूंगा मैं इसमें। एक तो इसने स्वयं को क्या घोषित किया, खलीफा, खलीफा, ठीक है। और दूसरा, स्त्रियों के वस्त्र धारण करके ये राज दरबार में आ जाता था, ठीक है, स्त्रियों के वस्त्र, ठीक है, धारण करके राज दरबार में आ जाता है। इसके बाद इसका भी अंत हो जाता है, ठीक है। फिर जो अगला शासक बनता है वो बनता है कौन, नसरुद्दीन खुसरो शाह। कौन बनता है, नसरुद्दीन खुसरो शाह। इसका जो टाइम होता है वो 1320, एक साल ही राज कर पाता है, ज़्यादा नहीं कर पाता, ठीक है। तो इसने जो उपाधि ली थी वो याद रखनी है, पैगंबर का सेनापति की उपाधि ली थी, ठीक है। और निजामुद्दीन औलिया का नैतिक समर्थन भी इसको प्राप्त था। अब क्या होता है कि खुसरो खां के विरुद्ध दीपालपुर के गवर्नर जो होते हैं रक्षक गाजी मलिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है गाजी मलिक, ये आगे गाजी मलिक दीपालपुर का गवर्नर होता है, ठीक है। तो इसके विरुद्ध विद्रोह कर देता है, ठीक है, और फिर खुसरो शाह को पराजित कर मार डालता है, ठीक है। अब आगे इसी के साथ ये लेक्चर ख़त्म होता है। अब आगे हम गाजी मलिक के बारे में पढ़ेंगे, जिसको गयासुद्दीन तुगलक भी कहेंगे। तो इसके बारे में हम रीड करेंगे। आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।